हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बेटा। बच्चे, मैं हूं सुनील कुमार यादव, आपकी जूलॉजी फैकल्टी। आज हम जूलॉजी का अध्याय नंबर 17, जिसका नाम है श्वसन तथा गैसों का विनिमय, स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज देखिएगा। अध्याय है अपना 17, जिसका नाम है श्वसन तथा गैसों का विनिमय। बेटा, सबसे पहले जो बात दिमाग में आई, वो दिमाग में बात ये आई कि सर, ये जो वर्ड आपने लिखा श्वसन, इस श्वसन का क्या मतलब है। हम सबको पता है कि आहार नाल में, पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है, और वो पचित भोजन जो है वो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में, कोशिकाओं में पहुंचता है। फिर कोशिकाओं में उस पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण से प्राप्त की जाती है ऊर्जा, जो कि हमारी शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए जरूरी है। तो श्वसन वर्ड का मतलब जो लिया गया, वो मतलब ये लिया गया कि कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? श्वसन। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे, देखिएगा। हम बात कर रहे हैं यहां पे बेटा श्वसन के बारे में। श्वसन का मतलब क्या हुआ? कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। अब हमको पता है कि जब भोजन का पाचन होता है तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाता है। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट लिया है, पॉलीसैकेराइड लिया है, तो उसे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे फेमस अपने पास मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, वो उदाहरण है ग्लूकोज। मान लीजिए अपन बात करें तो ये अपने पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है, वो ऑक्सीकरण में काम आती है ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अपने पास 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, वो मॉलिक्यूल बनते हैं जल के। प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा तो शरीर की जैविक क्रियाओं में काम में आ जाती है। पानी शरीर का भाग है, जो कि हाइड्रोलाइसिस वगैरह में बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में काम में आता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। अब सवाल आया दिमाग में, सर क्या ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, या ग्लूकोज को जब CO2 तथा जल में तोड़ा जाता है, तो क्या ऑक्सीजन सीधे ग्लूकोज से क्रिया करती है? नहीं, ऑक्सीजन कभी भी सीधे ग्लूकोज से क्रिया करके उसको CO2 तथा H2O में नहीं तोड़ती। ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप, या मैं कहूं परोक्ष रूप से भाग लेती है। ऑक्सीजन जो है वो इस अभिक्रिया में परोक्ष रूप से भाग लेती है। मेरी बात क्लियर है? चलें, अब सवाल था, सर आपने कहा कि हम यहां बात कर रहे हैं श्वसन के बारे में, तो जंतु जगत जो है, उस जंतु जगत में तो खूब अलग अलग टाइप के जंतु है। हाँ, सारे के सारे जो जंतु है, उसमें केवल एक प्रकार का तो श्वसन अंग होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन सब के आवास जो है वो अलग अलग है, वो अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जंतुओं में जो श्वसन अंग होगा, वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो जंतुओं में जो श्वसन अंग होते हैं, वो श्वसन अंग कौन कौन से हैं? चलिए बात करते हैं।
हम यहां पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यहां पे जंतुओं में श्वसन अंग कि जंतु जो है उन जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग है। बेटा अपन बात करें तो जंतु जगत में सबसे प्रीमिटिव टाइप के, सबसे आदिम प्रकार के जंतु है, वो जंतु है पोरीफेरा फाइलम के सदस्य। पोरीफेरा फाइलम के सदस्य। तो यहां पे हम बात करें तो पोरीफेरा जो है, उस पोरीफेरा से नीमेटोडा, जिसको अपन बोलते हैं नीमेटोहेल्मिंथीज, पोरीफेरा से लेकर नीमेटोडा तक के जंतु जो होते हैं वो श्वसन जो करते हैं वो सामान्य शरीर की सतह द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? सामान्य शरीर की सतह द्वारा। हमने कहा सामान्य शरीर सतह द्वारा, सामान्य शरीर की सतह द्वारा। अब नीमेटोडा का ही दूसरा नाम है एस्कहेल्मिंथीज या नीमेटोहेल्मिंथीज। नीमेटोडा के बाद अगला जो फाइलम आता है वो आता है एनेलिडा। हम बात करें फाइलम एनेलिडा के बारे में। बेटा एनेलिडा के जो सदस्य हैं उसका सबसे फेमस एग्जांपल जो है अपने पास है वो है केंचुआ। आपको पता है केंचुआ का जो शरीर होता है, शरीर जो होता है उस पे नम क्यूटिकल की परत पाई जाती है, या मैं कह दूं नम स्किन है। तो यहां पे बात करके चले तो यहां पे श्वसन जब होता है वो होता है नम क्यूटिकल के द्वारा, नम क्यूटिकल के द्वारा। एनेलिडा के बाद अपने पास अगला जो फाइलम आता है वो फाइलम है बेटा आर्थ्रोपोडा। और अगर बात करें तो जंतु जगत में सबसे पहले वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की जो शुरुआत हुई थी वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही हुई थी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। बच्चे आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें 4 अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले हम बात करके चले कीटों में, कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनमें श्वसन के लिए शरीर में श्वसन नलिकाओं का जाल पाया जाता है। तो मैंने कहा श्वसन जो होता है वो अपने पास होता है श्वसन नलिका द्वारा, श्वसन नलिका द्वारा। नेक्स्ट यहां पे ही आर्थ्रोपोडा में अगर दूसरे सदस्य के बारे में बात करके चले तो अपने पास बहुत फेमस एग्जांपल है जिसको अपन बोलते हैं प्रॉन। वो प्रॉन जो है वो क्रस्टेशिया का मेंबर है। किसका मेंबर है? क्रस्टेशिया। ये क्रस्टेशिया के जो सदस्य हैं, इन क्रस्टेशिया के सदस्य में श्वसन जो होता है वो होता है क्लोम के द्वारा, या मैं कहूं गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा। क्रस्टेशिया के बाद अपने पास बहुत फेमस उदाहरण आता है जिसको अपन बोलते हैं लीमुलस, जिसका सामान्य नाम है किंग क्रेब। किंग क्रेब एक समुद्री जल में रहने वाला आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और इस किंग क्रेब में, लीमुलस में श्वसन जो होता है वो बुक गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बुक गिल्स। द्वारा। सवाल उठा सर ये बुक गिल्स क्या है? बच्चे यहां पे भी इसकी तरह गिल्स है, क्लोम है, लेकिन उन क्लोन की संरचना एक किताब की तरह दिखाई देती है, इसीलिए उनको बोलते हैं बुक गिल्स। अंतिम और सबसे फेमस टाइप हम बात करके चले तो अपने पास है यहां पे बिच्छू। बिच्छू जो होता है उसमें श्वसन जो होता है वो श्वसन होता है बेटा बुक लंग्स के द्वारा। बुक लंग्स के द्वारा मतलब
बिच्छू के जो फेफड़े हैं वो फेफड़े भी किताब के समान दिखाई देते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं बुकलंग्स। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा के बाद अगला जो अपने पास फाइलम आता है वो फाइलम आता है बेटा मोलस्का। फाइलम मोलस्का। मोलस्का के सदस्य में श्वसन जो होता है वो श्वसन पर की तरह के गिल्स के द्वारा होता है। मैंने सीधी लैंग्वेज में कहूं तो इनमें भी किसके द्वारा हो रहा है श्वसन? इनमें भी गिल्स के द्वारा श्वसन हो रहा है। अपने पास मोलस्का के बाद अगला जो फाइलम आता है उस फाइलम को अपन बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इस इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, श्वसन में हेल्प करता है। उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट जो गैसीय आदान प्रदान, गैसीय विनिमय में सहायक है, उसको अपन बोलते हैं बेटा ट्यूब फुट। उसको अपन बोलते हैं ट्यूब फुट। इकाइनोडर्मेटा के बाद अपने पास आता है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो है, इन सदस्य को ही नॉन कोर्डेटा तथा कोर्डेटा का कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। ये हेमिकोर्डेटा के सदस्य है। इनमें भी श्वसन जो होता है वो श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। हेमिकोर्डेटा के बाद अपने पास आता है फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके सामने, वो बात कर रहे हैं ट्यूनिकेटा के बारे में, या मैं कहूं यूरोकोर्डेटा के बारे में। ट्यूनिकेटा के बारे में, या मैं बात करूं यूरोकोर्डेटा के बारे में। यूरोकोर्डेटा। ये यूरोकोर्डेटा के जो सदस्य हैं इनमें भी श्वसन जो होता है वो श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स के द्वारा होता है। यूरोकोर्डेटा के बाद ही प्रोटोकोर्डेटा का एक दूसरा ग्रुप है जिसको अपन बोलते हैं बच्चे सीफेलोकोर्डेटा। सीफेलोकोर्डेटा। ये सीफेलोकोर्डेटा के जो सदस्य हैं ये वो सदस्य हैं जिनको हम आदर्श कोर्डेट कहते हैं। इनमें कोर्डेटा के तीनों अभिलाक्षणिक गुण, से मतलब ये कि उनमें नोटोकोड, ग्रसनीय क्लोम दरारें और डोर्सल नर्व कोड, ये तीनों के तीनों गुण जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। और ये सीफेलोकोर्डेटा के मेंबर जो होते हैं इनमें श्वसन जो होता है वो श्वसन सामान्य शरीर सतह द्वारा होता है। तो हमने बोला यहां पे हो रहा है सामान्य शरीर सतह द्वारा, सामान्य शरीर सतह द्वारा। सीफेलोकोर्डेटा के बाद अपने पास आता है साइक्लोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा में सबसे पहला आया अपने पास साइक्लोस्टोमेटा। यहां पे हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा के सदस्यों में श्वसन जो होता है वो श्वसन होता है बेटा गिल्स के द्वारा। इनमें श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। साइक्लोस्टोमेटा के बाद अपने पास आता है पाइसीज जो मछलियां हैं उन मछलियों में भी श्वसन जो होता है वो श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। हमने बोला इसके बाद अपने पास आया मछलियों में भी श्वसन जो होता है वो अपने पास हो रहा है बेटा गिल्स के द्वारा।
गिल्स के द्वारा। मछलियों के बाद अपने पास आते हैं उभयचर। उभयचर मतलब मेंढक, एम्फीबिया के मेंबर। ये उभयचर जो होते हैं इनमें श्वसन के लिए 3 अलग अलग टाइप की संरचनाएं हैं। सबसे पहले बात करें तो इस उभयचर में श्वसन जो होता है उस श्वसन की पहली संरचना है वो अपने पास है नम त्वचा। सबसे पहली अपने पास है वो अपने पास है बेटा नम त्वचा। इसके बाद दूसरी जो संरचना है जो श्वसन में भाग लेती है या श्वसन के लिए जिम्मेदार है वो अपने पास है फेफड़े। तीसरी एंड अंतिम संरचना जो श्वसन के लिए उत्तरदायी है वो है इनकी मुख गुहा। मुख गुहा क्लियर। यहां पे फेफड़े जो होते हैं वो सबसे ज्यादा श्वसन करते हैं। सबसे ज्यादा श्वसन में रोल जो है वो किसका रोल है, वो सबसे ज्यादा रोल है वो फेफड़े का रोल है। फेफड़े लगभग 56% टोटल श्वसन का 56% श्वसन जो होता है वो अकेले फेफड़े के द्वारा किया जाता है। मुख गुहा के द्वारा बहुत कम लगभग 9% श्वसन जो होता है वो मुख गुहा के द्वारा होता है। नम त्वचा जो होती है बचा हुआ कितना, लगभग 35%। तो लगभग 35% जो श्वसन होता है वो 35% जो होता है वो नम त्वचा के द्वारा होता है। एम्फीबिया के बाद अपने पास बच गए 3 क्लास। सबसे पहले रेप्टिलिया, जिनको अपन कहते हैं सरीसृप। दूसरा अपने पास इसके अलावा सरीसृप के अलावा अपने पास बच गए पक्षी। एंड अंतिम वाले बच गए वो अपने पास बच गए बेटा स्तनधारी। स्तनधारी ये जो तीनों के तीनों सदस्य हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे सरीसृप हो, चाहे स्तनधारी हो, इन तीनों के तीनों में श्वसन जो होता है वो श्वसन होता है बेटा फेफड़े द्वारा। फेफड़े द्वारा। तो मैंने ये कहा कि जंतु जगत में अलग अलग प्रकार के जंतु है और उन अलग अलग प्रकार के जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग तरह की संरचनाएं प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने इन स्लाइड्स में आप लोगों से बात किया। अब अपन इस चैप्टर के एक बहुत कंसेप्चुअल, एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पोर्शन में ये बात कर रहे हैं कि सर श्वसन जो होता है उस श्वसन की परिभाषा अपन ने बात कर ली, लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि श्वसन दैट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, जिसको बोलते हैं श्वासन या संवातन, इन दोनों चीजों में क्या अंतर है और श्वसन जो होता है वो कितने पद में पूर्ण होता है, कौन कौन से पद हैं श्वसन के। चलिए बेटा बात करते हैं श्वसन के पदों के बारे में। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। हम बात कर रहे हैं श्वसन के पदों के बारे में। सबसे पहले हमने बोला श्वसन में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि वातावरण तथा फेफड़ों के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। हमने मान लिया कि यहां पे ये अपना वातावरण है, ये जो है ये अपना वातावरण है। यहां पे ये मनुष्य के जो है वो है फेफड़े, ये अपने पास है मनुष्य के फेफड़े। फेफड़े से गैस जो जाती है वो जाती है रक्त में। ये लीजिए हमने मान लिया यहां पे ये जो है अपने पास, ये अपने पास है रक्त।
उस गैस का परिवहन करता है और परिवहन के बाद वो जो गैस है वो गैस पहुंचती है कोशिका में। हमने मान लिया ये अपने पास है, ये अपने पास कोशिका है, ये अपने पास है कोशिका। चले देखिएगा, तो सबसे पहले हमने बोला ये अपने पास वातावरण है। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु जो होती है वो फेफड़े में प्रवेश करती है। ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु का बाहरी वातावरण से फेफड़े के अंदर आना, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु का फेफड़े के अंदर आना, इसे ही बोलते हैं बेटा अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं? इसे ही अपन बोलते हैं अंतः श्वसन। अब फेफड़े में जो वायु आई है वातावरण से वो ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु है। अब फेफड़े से वातावरण में जो वायु जाएगी वो ऐसी वायु थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु जो थी वो फेफड़े से कहां मुक्त कर दी जाएगी? वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु का फेफड़े से वातावरण में मुक्त होना, इसे बोलते हैं निःश्वसन। इसे बोलते हैं अपन निःश्वसन, इसे बोलते हैं अपन निःश्वसन। चले भैया, अब मैंने कहा यहां पे अपने पास क्या हुआ? यहां पे फेफड़े तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान हुआ। तो रेस्पिरेशन का सबसे पहला, श्वसन का सबसे पहला पद वो होता है जिसमें वातावरण तथा फेफड़े के बीच गैसों का विनिमय होता है। और ये विनिमय जो होता है, ये विनिमय होता है विसरण के द्वारा, सामान्य विसरण के द्वारा। और विसरण एक निष्क्रिय और अक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। और इस पहले पद को ही अपन बोल के चलते हैं बेटा। ये जो अपने पास सबसे पहला पद आया है, इस सबसे पहले पद को ही अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं श्वासन। या मैं कह दूं संवातन। संवातन इंग्लिश में मैं इसी को बोल देता हूं ब्रीथिंग। इंग्लिश में अपन इसी को बोल देते हैं ब्रीथिंग। तो कहने का मतलब जब भी हम श्वसन के बारे में पढ़ते हैं तो श्वसन का पहला पद जो होता है उसमें फेफड़े तथा वातावरण के बीच गैसीय विनिमय होता है। वातावरण से ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु का अंदर जाना उसको बोलते हैं अंतःश्वसन, जबकि फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु का बाहर जाना उसको अपन बोलते हैं निःश्वसन। और निःश्वसन और अंतःश्वसन दोनों को मिला के बोलते हैं श्वासन, या मैं कह दूं संवातन, या मैं कह दूं ब्रीथिंग। अब सामान्यतः जब भी मनुष्य में श्वसन वर्ड यूज किया जाता है तो हम इस ब्रीथिंग को ही सामान्यतः श्वसन कह देते हैं। सामान्यतः श्वसन किसको बोल देते हैं? ब्रीथिंग को। ये एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन में लाइन दी गई है कि श्वसन को ही सामान्यतः श्वसन कहा जाता है। तो मैंने कहा इसे ही सामान्यतः क्या कह देते हैं? इसे ही सामान्यतः श्वसन कहा जाता है। इसी को अपन श्वसन बोल देते हैं सामान्यतः, जबकि ये जो है ये श्वसन का सबसे पहला पद है। क्लियर बात है? आगे चले, देखो तो अब वातावरण की वायु जो है ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु वो फेफड़े में पहुंच चुकी है। अब फेफड़े से इस ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु का विसरित होके दोबारा से विसरण ही होगा, निष्क्रिय प्रोसेस होगा। ध्यान रखना, शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, जो सामान्य विसरण के द्वारा पूर्ण होती है। तो फेफड़े से ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु अब विसरित होके कहां जाएगी? रक्त में। विसरित होके कहां जाएगी? रक्त में। इस अधिकता वाली वायु में अपने पास कहा ऑक्सीजन जो थी वो विसरित होकर चली गई रक्त में। क्लियर?
ऑक्सीजन विस्तृत होके चली गई रक्त में। अब ये जो रक्त है, ये रक्त इस ऑक्सीजन का करेगा ट्रांसपोर्ट, परिवहन, और परिवहन करके इस ऑक्सीजन को इन कोशिकाओं तक, शरीर के ऊतक तक लेके जाएगा। मैंने कहा अपने पास ये जो रक्त था, इस रक्त ने ये जो गैसें थी, इन गैसों का किया परिवहन। मैंने कहा कि रक्त ने गैसों का परिवहन किया। किसने किया? रक्त ने इन गैसों का परिवहन किया, और परिवहन करके कहां ले गए? शरीर की कोशिकाओं तक। मतलब ये जो रक्त है, इस रक्त के अंदर खूब सारी ऑक्सीजन है, और कोशिका के अंदर खूब सारी उपापचयी क्रियाएं हो रही है। उपापचयी क्रियाएं हो रही है मतलब कोशिका के अंदर ही जो पचित भोजन है, उस पचित भोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। पचित भोजन जो है, उस पचित भोजन का कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। अब उस ऑक्सीकरण के लिए जरूरत पड़ेगी उनको, वो जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। मैंने कहा कि इसके लिए जरूरत थी ऑक्सीजन की। तो इस पचित भोजन के ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए था, वो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब इस पचित भोजन का ये ऑक्सीजन जो थी, ये परोक्ष रूप से तोड़ने का काम करेगी, जैसे ग्लूकोज को तोड़ा था, तोड़ने का काम करेगी, और इसके फलस्वरूप बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, इसका निर्माण होगा। तो हमने कहा कि रक्त से विसरित होके ऑक्सीजन कोशिकाओं में आ गई, और यहां से विसरित होके कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पे बनी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से विसरित होके चली गई रक्त में। रक्त ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन किया, और परिवहन करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ गया फेफड़े के पास, और रक्त से ये कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होके CO2 ये चली गई बेटा फेफड़े में। कहां चली गई? फेफड़े में। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले गैस का विनिमय जो यहां पे हुआ, वो टोटल मिला के 3 जगह पे हुआ। सबसे पहले वातावरण और फेफड़े के बीच, वातावरण और फेफड़े के बीच जो गैसों का आदान प्रदान हुआ, उसको अपन ने बोल दिया श्वासन या संवातन, जिसको सामान्यतः कह दिया ब्रीथिंग इंग्लिश में। उस ब्रीथिंग को ही जनरली हम बोल के चल जाते हैं श्वसन। दूसरा, फेफड़े तथा रक्त के बीच, फेफड़े तथा रक्त के बीच जो गैसीय विनिमय हुआ, उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है, उसको अपन बोलते हैं बाह्य श्वसन। ये श्वसन का दूसरा पद है, जिसको अपन बोलते हैं बाह्य श्वसन। तीसरा काम क्या हुआ कि इस बाह्य श्वसन के बाद इस रक्त ने इन गैसों का किया परिवहन, और गैसों को परिवहन करके ले गया कोशिका तक। कोशिका तक लेके जाने के बाद यहां पे गैसों का फिर विनिमय हुआ, किसके बीच? रक्त तथा कोशिका के बीच। रक्त तथा कोशिका के बीच जो गैसों का विनिमय होता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा आंतरिक श्वसन। इसको अपन बोलते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन के बाद ऑक्सीजन जो थी, वो कोशिका के अंदर जाके पचित भोजन का ऑक्सीकरण करने का काम करती है। क्या करती है? पचित भोजन का ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा को शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए काम में ले लिया जाता है। तो यहां पे जो अपने पास है, ये श्वसन का चौथा और अंतिम पद है, जिसको अपन कहते हैं कोशिकीय श्वसन। जिसको अपन कहते हैं कोशिकीय श्वसन। सॉरी, ये अपने पास श्वसन का 5वां पद है, और इस 5वें पद को अपन बोल के चलते हैं बेटा कोशिकीय श्वसन। तो हमने क्या बताया कि सर, श्वसन की जब आपने परिभाषा लिखी थी, तो ये बताया था कि श्वसन जो होता है
उसमें कोशिकाओं में, यहां पे देखिए, कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला था अपने? श्वसन। इसका मतलब श्वसन की जब मैंने परिभाषा दी तो वो किसके बारे में बात की थी? कोशिकीय श्वसन के बारे में बात की थी। तो ध्यान रखना, कोशिकीय श्वसन श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण पद है और इसी के आधार पर हम श्वसन को परिभाषित करते हैं। तो जब भी बात करें आपसे श्वसन, दैट इज रेस्पिरेशन, एंड दूसरा वर्ड आए श्वासन या संवातन, दैट इज ब्रीथिंग, इन दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान रखना कि ब्रीथिंग जो है वो श्वसन का सबसे पहला पद है जिसमें फेफड़े तथा वातावरण के बीच गैसों का विनिमय होता है। वो पद अपने पास है। वो पद अपने पास कौन सा है? ब्रीथिंग वाला पद है। क्लियर बच्चे? मैं आगे चलूं? एनसीईआरटी ने स्टेप बाय स्टेप करके ये लिखा हुआ है, 3rd या 4th पेज पे देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप के। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस पूरे को क्लियर कर सकते हैं। चले, अब इस पॉइंट के बाद एक सवाल आया, सर अपन यहां पे जूलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो पक्का यहां पे मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो अब मैं अगली बात वो ही कर रहा हूं। मैंने यहां पे श्वसन को परिभाषित कर दिया। जंतु जगत में कौन से फाइलम के मेंबर में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, इनके बारे में बात कर ली। श्वसन में कितने पद होते हैं और वो क्या क्या है उसके बारे में मैंने बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल पोर्शन है। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, कंसंट्रेशन बनाइएगा। देखिए, चलें बात कर रहे हैं बेटा हम यहां पे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। देखिएगा, हम यहां बात कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। बच्चे, अगर मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करें तो मानव श्वसन तंत्र के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, मानव श्वसन तंत्र जो होता है उस मानव श्वसन तंत्र के अपने पास यहां पे 2 भाग है। मानव श्वसन तंत्र का सबसे पहला जो भाग है उसको अपन बोलते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग। एंड दूसरा जो भाग है उस भाग को अपन बोलते हैं बेटा फेफड़े। दूसरा जो भाग है अपने पास उस दूसरे भाग को बोलते हैं फेफड़े। 2 भाग हुए। पहला भाग हुआ अपने पास श्वसन मार्ग, एंड दूसरा जो भाग हुआ अपने पास वो दूसरा भाग हुआ बेटा अपने पास फेफड़े। अब सवाल ये था, सर सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन श्वसन मार्ग के बारे में कि ये जो श्वसन मार्ग है ये है क्या। बच्चे, मैंने इस पीछे वाली स्लाइड में आप लोगों से बात की थी। इस वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों से बात की थी। बात ये की थी कि यहां पे गैसों का विनिमय जो होता है सबसे पहले वो होता है बाहरी वातावरण तथा फेफड़ों के बीच। ये तो बात थी। फिर फेफड़े के बाद रक्त में जा रही थी। अभी हमें बात उसी के बारे में बात करनी है कि वातावरण और फेफड़े की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई जो थी वो थी फेफड़े की कुपिकाएं। चले, मतलब बाहरी वातावरण की जो वायु थी वो वायु फेफड़े में कहां चली जाएगी? फेफड़े की कुपिकाओं में चली जाएगी। तो वो पूरा रास्ता श्वसन मार्ग क्या है? श्वसन मार्ग वो पूरा रास्ता है जिससे होते हुए बाहरी वातावरण की वायु जो थी वो वायु फेफड़े की कुपिकाओं में पहुंचती है, क्योंकि अंतिम पहुंचने की जगह जो थी, स्थल जो था वो कुपिकाएं थी। तो वो पूरा रास्ता जिससे वातावरण की वायु फेफड़े की कुपिका में पहुंचती है उसको अपन क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। या मैं कहूं वो पूरा रास्ता जिससे होते हुए फेफड़े की कुपिकाओं की वायु बाहर वाले वातावरण में मुक्त होती है, उस पूरे रास्ते को मैं क्या कह सकता हूं? श्वसन मार्ग। तो यहां पे श्वसन मार्ग के बारे में बात करके चलें तो जब भी अपन श्वसन मार्ग के बारे में बात करेंगे तो बाहर का ये वातावरण है, बाहरी वातावरण की वायु जब मैं सांस लेता हूं तो सबसे पहले नाक के ये 2 छिद्र जिनको अपन बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र, इनके थ्रू शरीर में प्रवेश करेगी। तो कहने का मतलब सबसे पहला पॉइंट जहां से वातावरण की वायु शरीर के अंदर एंटर होती है, प्रवेश करती है, वो हुए अपने पास बाह्य नासा छिद्र। क्या हुए?
बाह्य नासा छिद्र, और अंतिम जगह जहां तक जाएगी वो हुए फेफड़े की कुपिकाएं। मेरी बात क्लियर है? तो मैं लिखूं परिभाषा, तो परिभाषा ये बनी कि श्वसन मार्ग क्या है? बाह्य नासा छिद्र से लेकर फेफड़े की कुपिकाओं तक का संपूर्ण मार्ग, उसको अपन क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग की परिभाषा अपने पास हुई बाह्य नासा छिद्र से लेकर फेफड़े की कुपिकाओं तक का संपूर्ण मार्ग, संपूर्ण मार्ग, उसको ही क्या कह देते हैं अपन? श्वसन मार्ग। उसी को क्या बोल देते हैं अपन? श्वसन मार्ग। तो अभी तो श्वसन मार्ग को जब हमने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, तो केवल दो ही पॉइंट लिए कि शुरू कहां से हुआ? नासा छिद्र पे, अंतिम जगह कहां थी? फेफड़े की कुपिकाएं। तो वहां तक जाने का पूरा रास्ता जो था, वो रास्ता मेरे पास श्वसन मार्ग है। अब सवाल था सर, इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारे भाग होंगे, उनके नाम तो अपने यहां नहीं लिखे। अब वो नाम भी तो अपने को जरूरी है, यस कि नो? यस। तो अब अपन यही बात कर रहे हैं सबसे पहले कि श्वसन मार्ग ही हेडिंग डालते हैं और पूरे के पूरे श्वसन मार्ग को अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि ये श्वसन मार्ग के नासा छिद्र किसमें खुला और कौन कौन से रास्ते से होते हुए वो फाइनली अपने पास फेफड़े की कुपिकाओं में पहुंची। अपन वहां तक पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं यहां नई हेडिंग डालता हूं आपके सामने। नई हेडिंग अपने पास है, वो नई हेडिंग है श्वसन मार्ग। ये लीजिए, यहां पे अपन जो बात कर रहे हैं बेटा, वो बात कर रहे हैं यहां पे श्वसन मार्ग के बारे में।